कंप्लीट शुरू कर दें, एक नजर रिवाइज करने कहाँ तक पहुंचे पहले से जी। वो तो कर टेस्ट तो तैयार करनी है ना। आपकी तैयारी किसने हो रही? अच्छी बात है, तैयारी आपने कर ली, यही तो रिकॉर्ड था। बाकी मेरे को थोड़ा सा इसे जरा कंप्लीट कर रहे हैं, जब बात जहाँ फंसी हुई ऑफ को थोड़ा खत्म कर रहे हैं। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी बात आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे अपने, वर्किंग नंबर 2 में से स्टार्ट की थी। वर्किंग नंबर 2 स्टार्ट करके फिर डिस्कशन स्टार्ट हुई थी कि डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कैसे कैसे होता है। प्लीज काइंडली इकट्ठे हो जाए, एक नजर रिवाइज करने जो लोग बैठे। ये कल तक जो पढ़े उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? बात सर ये हुई थी कि दो तरह से डेफर्ड टैक्स की वर्किंग हो जाती है, लेकिन प्रेफरेबल वे है कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस को कंपेयर करके। ठीक है, तो जो नोट किया था उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? स्टार्ट नहीं तो चलिए सर, क्राइम इस स्टोरी को अप्लाई करें अपने पसंद देखिए। जी सर, क्वेश्चन में पढ़ के बताएं, कोई इंडिकेशन है कि हमें एग्जामिनर ने बताया हो कि किस अप्रोच से वर्किंग करनी है डेफर्ड टैक्स की? देखिए जरा क्वेश्चन रिवाइज हो रहेगा इस बार। ये जरा दिमाग में मेरे पास ये भाई का पेन दे। जी सर, ये अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट फिर हम किस मेथड की तरफ जाएंगे? मेरी एक एक बात कंसंट्रेशन से सुनने वाली। बैलेंस शीट अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच से अगर वर्किंग करेंगे तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस को कंपेयर करके पहले क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट होगा डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी का। सही क्या? और फिर ओपनिंग्स ढूंढ के हम फॉर द ईयर तक पहुंचेंगे। हमने बनाना क्या, हमारे क्वेश्चन में रिकॉर्ड किया, हमें एक स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम की एक्सट्रैक्ट्स बनाने, तो हमें डेफर्ड टैक्स के सामने या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट का क्लोजिंग बैलेंस लिखना है या फॉर द ईयर की फिगर्स लिखनी फॉर द ईयर फिगर्स। लेकिन बैलेंस शीट अप्रोच से अगर वर्किंग करेंगे तो पहले क्या कैलकुलेट होगा और फिर ओपनिंग से कंपेयर करके फॉर द ईयर में। अब जरा डाटा देखें क्वेश्चन का, कौन कौन से साल की वर्किंग रिक्वायर्ड है? 9 और 10 फुल कंसंट्रेट। अगर मैं पहले 2010 के एंड पे वर्किंग करूं कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस को कंपेयर करके 10 के एंड पे, तो यकीनन 10 का क्लोजिंग तो आ जाएगा ऐसे ही। लेकिन 10 का फॉर द ईयर निकालने के लिए मुझे फिर क्या वर्किंग भी करनी पड़ेगी? 9 का क्लोजिंग करना है या 10 का ओपनिंग? अब एक मिनट के लिए 9 पे, 9 का फॉर द ईयर अगर निकालना है तो वो भी 9 के एंड पे वर्किंग करनी पड़ेगी पहले। लेकिन 9 क्योंकि पहला साल है सेकंड लाइन पर, तो 9 का फिर ओपनिंग नहीं होगा,
तो जो क्लोजिंग होगा 9 का वही फॉर द ईयर भी होगा 9 का। क्यों? हर सवाल में, इस सवाल में क्यों? अगर फॉर एग्जांपल 9 भी फर्स्ट ईयर ना होता तो फिर शायद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्किंग स्टार्ट करते 8 के क्लोजिंग से, क्योंकि 8 के क्लोजिंग में आगे ओपनिंग बनना, फिर 9 का क्लोजिंग ढूंढते, 9 का फॉर द ईयर निकालते, फिर 9 का क्लोजिंग क्या बनाते, 10 में ओपनिंग बनाते हैं, फिर 10 का क्लोजिंग फाइंड आउट करके फिर 10 का फॉर द ईयर। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम अपनी वर्किंग कहाँ से शुरू कर सकते हैं? 10 कर लेंगे तो फिर 9 भी ढूंढना पड़ता है, इसलिए इसका तरीका ये होता है, तरीका ये रख लेना मुनासिब रहेगा कि हम अर्लीस्ट ईयर से स्टार्ट करें, अर्लीस्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस ढूंढें। व्हाट इज द मीनिंग अर्लीस्ट ईयर? नहीं, अर्लीस्ट सबसे पहला साल। अब इस डाटा के बेस पे पहला साल कौन सा बनता है, लेकिन अगर 9 फर्स्ट ईयर ना होता तो अर्लीस्ट ईयर से मेरी मुराद 8 होती, फिर 9 पे आते फिर 10। तो फिलहाल अर्लीस्ट ईयर कौन सा होता है ना 9, लेकिन 9 के एंड पे खड़े होकर बैलेंस शीट अप्रोच से हम वर्किंग करेंगे। मेरी बातें समझ आई? मीन्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पहली वर्किंग इसमें होगी ये deferred tax as on 31st December 2009 से शुरू। लिखें ये एज ऑन क्यों लगा, क्योंकि बैलेंस शीट अप्रोच से हम क्लोजिंग बैलेंसेस को कंपेयर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े क्लियर। इस क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें आप लोग, सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। जो हजरात कितने कॉस्ट और ऑपरेटिव की क्लास पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए बेस्ट ये है कि आप कम से कम क्लास से पहले नाश्ता करके फ्रेश होके पहली क्लास में बैठें, ताकि आप 3 घंटे मुसलसल कुछ पढ़ाई के मोड में आ सकें। आंखें मलते मलते 8:15 तक पहुंचते हैं, आंखें खुलते खुलते 9 बज जाते हैं, और जब खुलती हैं अचानक फिर 2 की क्लास में भी 15-20 मिनट गुजर गया होता है, और फिर साथ चाय रखी होती है, वो सब कुछ तो हो जाता है और 11 भी बज जाते हैं, क्लास भी हो जाती है। ऐसा ही हो रहा है मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों का तो ख्याल है कि 8 बजे का मतलब है रात 8 बजे, अगर ये भी मतलब हो इसका कम से कम। जी सर जी, अब ये वर्किंग कैसे होती है हमारे लिए फर्स्ट टाइम है कि हम इकट्ठी वर्किंग कर रहे हैं, अभी तक हमने इंडिविजुअली एग्जांपल सिनेरियोस में की है। तो मेरे साथ जरा 1 मिनट फॉर्मेट पहले देख लेते हैं हम कैसे बनाएंगे, किसको वैसे किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो हम कैरिंग अमाउंट्स लिख लेंगे, कैरिंग अमाउंट्स लिखते हुए हमारे जहन में अकाउंटिंग बैलेंस शीट बनेगी, और टैक्स बेस सोचते हुए टैक्स पॉइंट से बैलेंस शीट बनेगी। फिर जहां जहां डिफरेंसेस होंगे उन डिफरेंसेस को अकाउंटेंट बन के लॉजिकली सोचेंगे, देखें किन डिफरेंसेस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है और किन पे एसेट है। तो काइंडली लेफ्ट साइड पे थोड़ी स्पेस रख के ये 3 कॉलम बना लेंगे, स्पीड अप हो जाएगा। एक दो दिन अगर और हिम्मत थोड़ी सी आपने कर ली तो ये बात इंशाल्लाह एंजॉय भी आप करेंगे और बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है जो बातें हैं। तो एक दिन और पेशेंस, अगर 1 या 2 दिन, उसके बाद सारे क्वेश्चन करने के तकरीबन आप काबिल होने लगे। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि समटाइम्स अकाउंटिंग और टैक्स रिपोर्ट्स डिफरेंट होते हैं, और अगर ना हो तो डिफरेंस ही नहीं होता, अगर डिफरेंस ही ना हो तो डेफर्ड टैक्स नहीं होता। डिफरेंस होगा तो फ्यूचर में ज्यादा टैक्स या कम टैक्स देना होगा, और अगर डिफरेंस है ही नहीं तो उसका मतलब जो देना था वो देना दिया, और जो दे दिया है वो तो करंट टैक्स है, डेफर्ड टैक्स फ्यूचर से रिलेटेड। अगर ना फ्यूचर में ज्यादा देना है ना फ्यूचर में कम देना है तो ना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ना ही डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स रिलेट्स टू फ्यूचर पीरियड्स। जी सर, आप क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन को सीक्वेंस से पढ़ें
और पहले सिर्फ कैरिंग अमाउंट्स के एंगल से सोचा। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैरिंग अमाउंट बता। जाने दें गुस्सा, सब जाने दें गुस्सा। कैरिंग अमाउंट कहते किसे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स लायबिलिटी है ना, जाने दें गुस्सा बेटा, जाने दें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट दोनों आ गई, 60 भी आ गई, 45 भी आ गई। सर जी बैलेंस शीट आइटम्स ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज व्हाट इज 60 एंड 45? खामोशी से आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, डेप्रिसिएशंस की कैरिंग अमाउंट हरगिज नहीं ढूंढ सकते आप। हाँ, डेप्रिसिएशंस के नीचे एक फिक्स्ड एसेट्स की इंफॉर्मेशन है सर। कब खरीदे फिक्स्ड एसेट? व्हाट इज 100 कॉस्ट, लेकिन क्या डेप्रिसिएशंस नजर आ रही? तो हमने कैरिंग अमाउंट्स ढूंढनी। तो सबसे पहले किसकी कैरिंग अमाउंट इंशाल्लाह मिलेगी आपको? फिक्स्ड एसेट्स की। हम इसे किस दिन वर्किंग कर रहे हैं? 2009। कब खरीदा है? कितने का? 100 में से अगर मैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ढूंढूं किस साल की? इस साल की? क्या 9 पहला साल ही है? क्या वही 15 जो आपको नजर आ रहा है वो क्यूमुलेटिव ही है 9 की? 9 की ही डेप्रिसिएशन है। तो अगर मैं 100 में से 15 माइनस कर दूं तो क्या 85 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आ रहा होगा? ये कैरिंग अमाउंट है। जस्ट एक मिनट पड़ी। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज द टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर? यही क्यूमुलेटिव टैक्स डेप्रिसिएशन भी होगी क्योंकि पहला साल गुजरा है। 100 में से माइनस 45, व्हाट इज 55? टैक्स बेस है, डिफरेंसेस के एंड में सोचते हैं। ठीक है, दो चीजें। तो सर जी क्या जहन में बनाना है ये वर्किंग करते हुए? तो लेफ्ट साइड पे इंशाल्लाह अकाउंटिंग बैलेंस शीट बनाएंगे आप, और राइट साइड पे आप टैक्स बैलेंस शीट बनाएंगे, और दरमियान में डिफरेंसेस रखेंगे जहन पे। ये बड़ा डिफरेंस आ जाएगा वो इंशाल्लाह वर्किंग करते हैं। 85 और 55 समझ आ गया सबको? आगे बढ़े। ग्रेजुटी, ग्रेजुटी एक्सपेंस के बारे में बहस करें या ग्रेजुटी पेएबल के बारे में सोचें? ग्रेजुटी पेएबल के अंदर सचिन ने एक लेजर बना लिया था, तो अपना एक लेजर ढूंढ रखा है। क्या हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 1.7 का सीडी बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा होगा एक लायबिलिटी के तौर पर? तो ग्रेजुटी पेएबल लिखे दोस्तों। टैक्स बेस पेमेंट हो। तो समझ आ रही है? अच्छा बेटा, डेफिनेटली एक चीज और ऐसा ऐसा सुन के जो कुछ क्लैरिटी अपने जहन में रखें। यकीनन हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को उसके फॉर्मेट में बनाना जरूरी नहीं है। मतलब डेफिनेटली बनना है, नॉन करंट एसेट्स हेडिंग होगी, करंट या नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग होगी, तो दैट हेडिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस वर्किंग। हमने लेकिन सिर्फ सोचना कैसे अकाउंटिंग बैलेंस शीट, लेकिन उसको एक तरतीब से हम जिस तरह से एसेट्स लायबिलिटीज आ रही हैं लिखते रहेंगे। ठीक है, तो 1.7 बहरहाल किस एंगल से सोचा हमने? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक लायबिलिटी बनी हुई है। सबको नजर आ रही है जहन में बैलेंस शीट? अब आएगा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मिनट, टैक्स वालों ने भी तो ग्रेजुटी को पेबल बना के लायबिलिटी बना ली है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ ऐसे करूंगा अभी 1-2 दिनों में जिसके मिनिमम अगर आंसर्स होंगे ना वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वो मेरे सवाल पे सिर्फ शायद जवाब क्या है कि उन्होंने ये काम नहीं किया। मतलब मैंने सवाल क्या किया, लेट मी रिपीट। क्या टैक्स वालों ने ग्रेजुटी को पेबल बनाया है? उन्होंने जो भी किया वो आपको पता है? नहीं, भाई ने कहा उन्होंने पेमेंट
बनाना है, तो यकीन वो तो है, लेकिन मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि नहीं बनाना। और जैसे हमने नहीं कहा, तो अब अपने जहन में टेक्स्ट बैलेंस शीट बनाए, तो क्या टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट में ग्रेविटी पेएबल आ रही होगी फिगर, इन अदर वर्ड जीरो आ रहा होगा। अब यकीनन वो क्या बनाएंगे वो हमें पता है, लेकिन यहाँ सिंपली कैसे सोचना, मैं क्यों चाहता हूँ कि आपके वर्ड जरा रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, क्योंकि वहीं से हमारे आंसर है। मसलन जरा आप पहली लाइन देखें, क्या टैक्स वाले फिक्स एसेट को एसेट मानते हैं? मानते हैं, ठीक है, 100 एसेट मानते हैं, लेकिन क्या वो अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन मानते हैं? नहीं, वो टैक्स की डेप्रिसिएशन मानते हैं। टैक्स पॉइंट में सोचते हैं 100 में से फिर 45 माइनस होना चाहिए, तो ये टैक्स पॉइंट से बैलेंस शीट में अपीयर होना चाहिए। क्या वो ग्रेविटी को पेबल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? आंसर हो गया नो, टैक्स बेसिस। ठीक है सर, अगली लाइन में चलो। मैंने डिस्पोजल की थी, लेकिन ये बहस देख लेने के बाद 2010 से रिलेटेड है, 10 से रिलेटेड है और अभी हम 9 में। यकीनन इस डिस्पोजल की वजह से भी एसेट्स में रिडक्शन आती है, तो इंशाल्लाह 10 में लेके बहस करें। देख लें 10 में है या 9 में। डिस्पोजल की स्टोरी किस साल है सर, तो मैं किस साल डिस्कस नहीं कर रहा, अभी हम 9 की बात कर रहे हैं। अब आ जाए बैड डेट्स और रिटर्न ऑफ वाले पॉइंट्स में। इसके एंगल से भी हमने एक अलाउंस का लेजर बना लिया था, ढूंढे ढूंढे ढूंढे। ऐसे फजूल किस्म की मिस्टेक्स हो जाती हैं जो अगर आप कोशिश करें तो नहीं होगी। अलाउंस का लेजर देखें, हम इस वक्त बैलेंस शीट बना रहे हैं, बताएं अलाउंस की कौन सी फिगर हमारे बैलेंस शीट में आएगी, कौन सा 3 कैरी डाउन। देखिए क्या अकाउंटिंग में अलाउंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आता है? कहाँ नजर आता है? डेटर्स में से लेस नजर आता है, बस डेटर्स की फिगर नहीं बताई, लेकिन अगर हम विजुलाइज कर सकें तो क्या हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डेटर्स की फिगर होगी उसमें से ये 3 लेस हो रहा होगा, ये बैलेंस शीट में फिगर आती है कैरिंग अमाउंट बनती है। अब मेरा एक और सवाल, उसका मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स में आंसर, क्या टैक्स वाले भी अलाउंस बनाते हैं? वो यकीनन जो करते हैं वो हमें पता है, वो एक्चुअल बैड डेट्स अलाउ करते हैं, वो करते हैं, वो ये करते हैं, लेकिन क्या वो अलाउंस बनाते हैं? तो क्या बैलेंस शीट अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोची जाए तो उसमें ये अलाउंस की फिगर होगी? जीरो। कैसे जीरो? वैसे ही जीरो। क्या सोच के रहे हैं, टैक्स बेस सोच कैलकुलेट करते हुए क्या सोच रहे हैं कि इसी एरिया पे अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट बने उसमें क्या नजर आ रहा है? उसमें ग्रेविटी पेएबल नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो ग्रोइंग बेसिस पे एक्सपेंस बनाते हैं, वहां अलाउंस नहीं नजर आ रहा होगा। क्यों नजर नहीं आ रहा होगा? क्योंकि वहां अलाउंस का कॉन्सेप्ट, अलाउंस बनता ही कब है, जब एस्टिमेटेड बैड डेट्स होते हैं, तो वहां एस्टिमेटेड बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और एक्चुअल बैड डेट्स अगर हो, सिर्फ एंट्री एक्चुअल बैड डेट्स की जाए तो एंट्री बोला एक्चुअल बैड डेट्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर अकाउंटिंग की ही एक्चुअल पे जाए, अगर एस्टिमेटेड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए तो बैड डेट्स जाके डेटर्स क्रेडिट एंट्री होगी, वही अलाउंस डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। हाँ, हमारा अलाउंस क्यों डेबिट होता है, क्योंकि हमने पहले अलाउंस क्रेडिट किया होता है, लेकिन अगर एस्टिमेटेड बैड डेट्स को निकाल ही दिया जाए और एंट्री करें उससे जब एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं तो बैड डेट्स डेबिट, डेटर क्रेडिट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी अलाउंस। तो कहाँ है अकाउंटिंग में, कहाँ नहीं है टैक्स। ठीक है, ये सर अब आगे डिफरेंसेस, बाकी देखने क्वेश्चन कोई और डिफरेंस नहीं है हमारे क्वेश्चन। टैक्स रेट आ गया फाइनल, तो कहाँ कहाँ कैरिंग अमाउंट से टैक्स बेसिस मिली है, फिक्स एसेट्स की, क्रेडिट पेबल में और अलाउंस में, बाकी क्वेश्चन एंड हो गए। ठीक है, ठीक है सर, डिफरेंस है 1.7 एंड 3।
जी सर, अब हमें ये डिसीजन लेना है कि किस डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स लाइब्रेरी बनती है और किस डिफरेंस पे एसेट बनता है। आज हम कोशिश ये करेंगे कि पिछले दिनों में जो लॉजिकली पढ़ा उसको भी रिवाइज करना और कल शायद एक समरी सी पढ़ी है उसको साथ रिलेट करना है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जो समरी है वो भी जरा साथ रखनी है, लेकिन पहले जरा लॉजिकल फिक्स्ड एसेट्स को गौर से देखें। क्या मैं कह सकता हूँ 85 इज फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? अच्छा, हर चीज को सोचने का साइन डिफरेंट है, तो गौर से देखिएगा मैं किसको कैसे बोल रहा हूँ। 85 is future accounting depreciation. 55 is future tax depreciation. क्या फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन 30 से कम होगी? क्या फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन 30 से कम होगी सर? और क्या उससे टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे? और क्या टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ने से टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा? थोड़ा तेजी हो। व्हाट इज 85? फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। 55 future tax depreciation will be less by rupees 30 million, which will result into increase in future taxable profits by rupees 30 million. और अगर फ्यूचर में टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी, एसेट बनेगा। हाँ डेफिनेटली 30 को रेट से भी मल्टीप्लाई करना तो रेट से मल्टीप्लाई इंशाल्लाह बताता हूँ कैसे करना। फिलहाल यहाँ लिखने किसके अगेंस्ट अल्टीमेटली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। रेट से डेफिनेटली मल्टीप्लाई करके, लेकिन रेट की तरफ कैसे मल्टीप्लाई करना होता है क्वेश्चंस में वो फाइनली बताता हूँ। ये बता दें इस डिफरेंस पे क्या फाइनली लायबिलिटी बनेगी, समझ आती है? अरे मायूसी ना बुलाएं सर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़े क्लियर? अब जरा 1 मिनट के लिए बता समरी वाले पॉइंट्स हैं जहन में। पॉइंट 1 पढ़े। अगर किसी भी एसेट की कैरिंग अमाउंट उसकी टैक्स बेस से ज्यादा हो जाए तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ही बनती है। तो क्या ये फिक्स एसेट एसेट की बात हो रही है? क्या कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, इससे ज्यादा है? वापस आ जाए बोर्ड पे। ग्रेजुएटी पेबल तो कैसे सोचना है, कंसंट्रेट कीजिएगा, ये शायद कल भी बात नहीं है। क्या हमने 1.7 मिलियन का अकाउंटिंग एक्सपेंस बना लिया? सर जी बना लिए सर। क्या जब भी पेमेंट होगी ग्रेजुएटी की, इस ग्रेजुएटी पेबल के अगेंस्ट पेमेंट होगी, हो गई होगी फ्यूचर में होगी, तो क्या ये खर्चा फिर हमें अलाउ हो जाएगा? अलाउ होने का मीनिंग एक्सपेंसेस की तरह अलाउ हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो क्या ये 1.7 मिलियन फ्यूचर में टैक्स सेव कर देगा? तो इस पे भी तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। क्या बनेगा सर? देखें ये ठीक है बड़ा तो कैसे सोच रहा हूँ मैंने बताया, मतलब क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में सोचो। फ्यूचर में इस डिफरेंस के अगेंस्ट क्या होना है? अगर टैक्स ज्यादा देना है तो लायबिलिटी है, और अगर कम देना पड़ना है, हाँ ये हमें पता है कि कम क्यों देना पड़ना है। सोच लेते हैं, एक मिनट रिवाइज कर लेते हैं। क्या करंट ईयर में ज्यादा टैक्स दिया होगा? कैसे कर सकते हैं, हमें क्या पता। ये 1.7 मिलियन क्या हमने करंट ईयर में एक्सपेंस बनाया होगा और टैक्स वालों ने डिस अलाउ किया होगा? हमने ऐड बैक करके ज्यादा टैक्स दिया होगा, लेकिन क्या फ्यूचर का ज्यादा दिया होगा? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर का ज्यादा दिया होगा। ये क्लियर नहीं आता? ये ऑनलाइन स्टूडेंट है। अगली बात सुनो, अलाउंस की स्टोरी खराब नहीं करनी चाहिए। हमारा फोकस अब सिर्फ इस 3 पे। सोच के बताएं क्या ये 3 हमने एक्सपेंस बना लिया? पूरी पिक्चर ये, इसका लेजर खोले जरा अलाउंस का। ये पूरी पिक्चर ये है कि हमने एक्सपेंस बनाया था 7,
इसका लेजर हमने इस साल एक्सपेंस बनाया था 7, क्या टैक्स वालों ने भी 4 मान लिया है? तो हमारा उनसे बस अब इख्तलाफ 3 की वजह से रह गया, लेकिन क्या ये 3 भी हमने एक्सपेंस बना लिया है? हमने ये 3 एक्सपेंस बना लिया है, क्या ये हमें फ्यूचर में अलाउ हो जाएगा? कब हो जाएगा? जब एक्चुअल होगा। तो क्या जब भी कभी एक्चुअल बेनिफिट्स होंगे तो वी आर एक्सपेक्टिंग टैक्स सेविंग या एक्स्ट्रा टैक्स? ये भी अलाउ हो जाएगा। क्या चीज अलाउ हो जाएगी? एक्चुअल बेनिफिट्स अलाउ हो जाएंगे। तो क्या ये 3 मिलियन विल रिजल्ट इनटू डेबिट टैक्स एसेट और लायबिलिटी? ये एसेट या वी आर एक्सपेक्टिंग टैक्स सेविंग इन फ्यूचर, तब जब एक्चुअल बेनिफिट्स लेते हैं। जानना स्टूडेंट्स कटे प्लीज। मायूसी है सर, हर जगह मायूसी है, फिर फंस गए। सर नहीं बनेंगे तो रिवर्स कर देंगे। क्या आपने इसलिए रिकॉर्ड किए कि आपको उम्मीद है कि बनेंगे? कि अगर आपने ये खर्चा रिकॉर्ड किया है तो आपको लग रहा है इसने बन जाना है, इसने खर्चा हो जाना। जी डी एक सेकंड के लिए वो हम जरा साफ समरी के प्रोडक्टिव वाले पॉइंट्स पढ़ रहे थे, तो उसको जरा पॉइंट 1 तो समझा दी, समझ आ गई ना प्लीज? पॉइंट 3 पे एक मिनट टाइम ग्रेजुटी के लिए पढ़े। पॉइंट 3 क्या लिखा हुआ? तो ग्रेजुटी पेबल एक लायबिलिटी थी, उसकी कैरिंग अमाउंट अगर टैक्स बेस से ज्यादा है तो फिर एसेट ही बनता है। इन पॉइंट्स को यहाँ इस वक्त पढ़ने की वजह ये है कि दोनों चीजें साथ क्लियर होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सही रखा है। लेकिन पहला काम क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और देन मिनिमम क्या है कम से कम उसके साथ लिंक अप करते हैं। नंबर 3 जो अलाउंस है ये समझना बड़ा जरूरी है। अलाउंस बताया एसेट है लायबिलिटी? अलाउंस एक्सपेंस है। अगर ये एक्सपेंस है तो इसे बैलेंस शीट में क्यों लिखा है? ये सस्पेंस अकाउंट, ये असल बात है। अलाउंस एसेट है, ये इसको मैं तो आंसर दे दूं। अलाउंस एसेट है, लायबिलिटी यदि इसके केस हमने कोई पैसे नहीं दिए, ये लायबिलिटी अगर होती तो हम बैलेंस शीट में से लायबिलिटीज में लिखते। ये एसेट भी नहीं, ये उसी तरह है जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या चीज है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या चीज है? एक्सपेंस। एक्सपेंस नहीं है वो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन फिक्स्ड एसेट्स, इट इज ऑपोजिट टू फिक्स्ड एसेट्स। अलाउंस क्या चीज है? ये डेटर्स की रिडक्शन, इट इज अ बैलेंस शीट आइटम, लेकिन इट शोज कि कितने से डेटर्स कम हो गए। तो ये एसेट भी नहीं है, ये लायबिलिटी भी नहीं है, शायद सही वर्ड ये होना चाहिए कि इट विल रिड्यूस डेटर्स। ये कॉन्ट्रा एसेट है, ये करने का कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट टू एसेट। इसको हमेशा कहाँ लिखते हैं? इसको हमेशा कहाँ लिखते हैं? डेटर्स के नीचे फिर लेस कर, जस्ट लाइक एक्यूमुलेटेड। तो प्लीज इट इज नॉट एक्सपेंस, debt 6 is an expense, allowance is a reduction from debtors। ठीक है सर? अब जरा इसका लिंक देखें उस समरी में कहा है। पहले मेरी बात सुन लेना, क्या ये अलाउंस डेटर्स को कम कर देगा? सर ये कम कर देगा सर। और क्या अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउंस नहीं बना तो डेटर्स में से कम नहीं होगा? फर्ज कर लेते हैं, बात समझ नहीं, क्योंकि डेटर्स हमारे पास है नहीं। लेट्स अज्यूम 100 मिलियन के डेटर्स हैं, 100 मिलियन के डेटर्स हैं, उसमें से 3 लेस होके कैरिंग अमाउंट रह जाएगी 97। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्या 100 में से उधर भी 3 लेस होगा तो उधर 100 ही रहेगा। तो क्या हमारे अलाउंस की वजह से, इस अलाउंस की वजह से डेटर की कैरिंग अमाउंट उसकी टैक्स बेस से कम हो जाएगी? तो इसको अगर पढ़ना है वहां समरी में तो ये सेकंड पॉइंट बनता है।
allowance will result into decrease in asset of debtors which is an asset. तो पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, क्या अलाउंस डेटर की कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस से कंपैरेटिवली कम कर दे, और साथ ही कम कर देगा सर, क्या बढ़ के क्या कम कर देगा अकाउंटिंग में, अलाउंस बढ़ के अकाउंटिंग में डेटर्स को कम कर देगा, लेकिन कहाँ अलाउंस है ही नहीं, तो वहां डेटर्स की कंपैरेटिव फिगर ज्यादा आ रही होगी, वहां ज्यादा आ रही होगी, कहाँ ज्यादा आ रही होगी, क्यों ज्यादा आ रही होगी, वहां अलाउंस है ही नहीं, तो अलाउंस कहाँ है, तो अलाउंस की वजह से डेटर्स की कैरिंग अमाउंट कम होगी या टैक्स बेस, तो ये कौन सा पॉइंट बनता है समरी में, पॉइंट नंबर 2 पढ़े, पॉइंट नंबर 2, if carrying amount of an asset is, तो क्या carrying amount of an asset is less than means deferred tax asset ही बनना, ठीक है सर। तो अगर लिखना चाहे तो ये पॉइंट नंबर 1 था उधर समरी में, ये पॉइंट नंबर 3 है और ये पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 4 की एग्जांपल अभी तक नहीं आई। तो समय अब हमें रिवर्स वर्किंग्स करनी पड़नी है सीडी के बाद, तो इस तरह से लिंक अप प्लीज करना जरूरी है। इज अलाउंस अ लायबिलिटी, बता दिया लायबिलिटी सर, लायबिलिटी होती क्या है सर, जिसके अगेंस्ट पैसे देने हो, अलाउंस क्या चीज है, नहीं वो तो रिडक्शन है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, ये अलाउंस क्या चीज है, नहीं सर वो तो अंग्रेजी में है ना, अलाउंस मींस क्या, आपको हुआ क्या जी, अलाउंस बना दिया, हम एक्सपेक्ट करें हमें कम पैसे मिलेंगे, हमने नहीं देने, हमने नहीं पकड़ाने, हमें क्या एक्सपेक्टेड है, कम मिलेंगे, तो अगर हमने देने होते फिर लायबिलिटी होती। हाँ हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा रिसीवेबल है उसमें से ये नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी प्रेजेंटेशन हमेशा कहाँ कि डेटर्स में से लेस करते हैं, डेटर्स में से नहीं मिलेगा, हमने नहीं देने, ये हमने देने, सोच रहे हमने देने, हमने देने ये हमें कम मिलने, हमें कम मिलने हैं कहाँ से, रिसीवेबल से, इसलिए उसमें से लेस करते हैं। एनी कंफ्यूजन फाइंडिंग, सर किसी एक स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे, बैलेंस शीट डेट पे एसेट्स भी बन रहे हो, लायबिलिटीज भी बन रही हो, तो रेट मल्टीप्लाई करने से पहले इनको आपस में अकाउंटेंट बन के नेट ऑफ कर दिया जाता है। क्या डिफरेंसेस पे रेट मल्टीप्लाई करने से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट बनते हैं, सर ये मल्टीप्लाई होता है सर, लेकिन बेटा एक तरीका तो ये हो सकता है हम 30 से भी रेट लगाएं, 1.57 से भी लगाएं, 3 से भी लगाएं, अलग अलग 3 दफा रेट कैलकुलेट करें, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तरीका क्या होता है कि पहले आप नेट कर लें डिफरेंसेस को और देन एक ही दफा रेट मल्टीप्लाई करके अपनी फाइनल फिगर सॉल्व करें। अब नेट बढ़ के बोलना शुरू कर दिया मैंने, कहाँ का एसेट बनना है, 1.7 और 3 मिलियन के अगेंस्ट एसेट बनना, और 30 के अगेंस्ट क्या बनना, लायबिलिटी बननी है। आपके साथ रह के मुझे पता ये चला है कि अच्छाइयां प्लस हो जाती हैं, बुराइयां भी प्लस हो जाती हैं, यस बुराइयां भी प्लस हो जाती हैं, बुराइयां भी प्लस हो जाती हैं, लेकिन अच्छाइयां और बुराइयां आपस में टकरा के नेट अप हो जाती हैं, और अल्लाह करे अच्छाइयां जीत जाए, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कोई और जीत गई। करेक्ट सर, 30 प्लस 1.7 प्लस 3, एसेट्स कितने सर, 1.7 और 3 पे एसेट बनना और 30 पे लायबिलिटी बननी है, नेट ऑफ करें पेंडिंग, बताएं इस पे क्या बनना है जो आपका आंसर आ रहा है, क्या 25.3 पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बननी है, सबको पता चल गया कैसे टोटल बनेगा, लेकिन लायबिलिटी ज्यादा है इसलिए नेट लायबिलिटी बन जाएगी, लेकिन अब इस पे लायबिलिटी बनेगी कैसे, इनटू 30%, 35% रेट है साथ में लगाना, नेट डिफरेंसेस, जो ऑनलाइन थोड़ा क्लियर, 25.3 ये फुल कौन सा पूरा रेट लगा के आंसर बताना, 8.855, क्या चीज आई है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स, क्लोजिंग वर्ड की मैंने लगाया क्योंकि हमने आखिरी दिन बाकी की, ये यहाँ से जो लिखा है हमने इसको लिखे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेकर शुरू, एनी कंफ्यूजन, जर्नल स्टूडेंट्स,
जी सर, हम किस साल की वर्किंग कर रहे हैं? 9 का ब्रॉड डाउन बताएं। होता नहीं है, नहीं क्यों नहीं? फर्स्ट ईयर है। अब ये क्या कैलकुलेट हुआ 8.85 पर? क्लोजिंग क्लोजिंग लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस के तौर पे लिखें। और लेजर बैलेंस करके क्या फाइंड आउट करना है? फॉर द ईयर एक्सपेंस फाइंड आउट करना है। एंट्री लिखें इसकी, डिफरेंस की एंट्री लिखेंगे या क्लोजिंग की लिखेंगे? ठीक है, फिगर मैच कर रही है लेकिन क्लियर होना चाहिए। जो डिफरेंस आया वो फॉर द ईयर है, एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। अब इस वक्त ये चक्कर में ना पड़ जाइएगा कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से भी हो जाता है, वो आपके साथ रह रहे कि मुझे पता है। इस वक्त बिल्कुल ये गलत पंगा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ रह रहे कि मुझे पता है, वैसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, अभी कुछ दिन बाद आपको पता चलना वैसे भी हो जाता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त जिस तरीके से हो रहा है उस पर फोकस रखिए। वो भी आपके साथ रह के आपने ही मुझे बताया था, वैसे भी हो जाता है, वैसे भी हो जाता है। एंट्री बोले, ये प्रॉब्लम हमारा यही होता है कि ये तो ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है, वो भी तो हो जाता है। तो मैंने कब नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर को ये नहीं बताना वो भी हो जाता है। एग्जामिनर को वैसे करके दिखाना जैसे करके दिखाना है। बार बार वो भी कह रहा हूँ, तो सामने भी ये शुरू हो जाता है, वैसे भी तो हो जाता है। जी डियर, एंट्री बोले, ब्रैकेट अलाउंस। क्यों 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 क्यों? एक्सपेंस डेबिट हुआ, मैंने ये एक्सपेंस के तौर पे फिगर लिखी है या क्लोजिंग के तौर पे लिखी है? मैंने एक्सपेंस उठाया। ठीक है, फिगर सेम होंगी, वाला बहस है, लेकिन ये फॉर द ईयर आना है। इसका सम कर लें, 2009 फाइनल हो सकता है। 15.75, ठीक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना, 29.25। जी प्लीज इस वर्किंग में कोई कंफ्यूजन? भागते वापस आए। अब किस डेट पे वर्किंग करवाएंगे? डेट सही बोला, डेट सही बोला। अब 31 दिसंबर 10 का क्लोजिंग ढूंढेंगे, ओपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया हमें, तो उसकी बेस पे फॉर निकालते हैं। बहुत सी बातें जब 9 के एंगल से हो गई हैं वो आपने करवानी है 10 के एंगल से। डेफर्ड टैक्स है 31 दिसंबर 2010। कॉलम्स बना, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, एप्लीकेशन यूज करो, समझ लेंगे। CA stands for tax base differences। जी सर, फिक्स एसेट्स पे इकट्ठा ना करें सर, इस तरह नहीं। हमने ढूंढनी है क्लोजिंग फिगर, तो बेटा सिर्फ डेप्रिसिएशन ही डिस्पोजल भी है, तो क्या डिस्पोजल का इफेक्ट लेजर में? इसके नीचे लाइनें रखो, 5 6 6 7 जितनी भी ऊपर जरूरत पड़ी आपको। एक फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनवा दो 2010 के एंगल से, बल्कि फिक्स एसेट्स का अकाउंट अकाउंटिंग अंडर भी सिर्फ बनवाए, कैरिंग अमाउंट के एंगल से, और फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट टैक्स के एंगल से बनवाए। फिर यही बेसिक कॉन्सेप्ट इस वक्त क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। अब कैरिंग ऑन टैक्स बेस डेफिनेटली मींस डब्ल्यूडीवी है, लेकिन अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी और टैक्स डब्ल्यूडीवी, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग शुरू करो। फिर ब्रॉड डाउन होगा इसका जब बताएं।
10 सेपरेट लेजर बड़ा यकीनन बनते हैं, लेकिन ये है वर्किंग। एग्जामिनर अगर हमसे लेजर मांगे तो हम कॉस्ट का लेजर अलग बनाएंगे, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमेशा अलग बनाएंगे। हम अपनी इस वर्किंग में WDV तक पहुंचना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा टाइम वेस्टिंग है कि हम अलग लेजर बनाएं। तो अपनी वर्किंग के लिए लेजर बनाया जा सकता है, लेकिन शायद टाइम वेस्टिंग। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन जाएगा? 10 का ब्रॉड डाउन 85, टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड में छोड़ देना, टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में बनाता हूं, या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करवा। एनी एडिशन होती नहीं है नहीं, है नहीं। एनी डेप्रिसिएशन कितनी? 15। देखे पहले करवा दे। सिर्फ इस साल की आएगी? पिछले साल की भी तो आएगी नहीं यार, 25 में लेस हो चुकी है। एनी डिस्पोजल, डिस्पोजल की WDV यहां लिखवाएंगे, डिस्पोजल की कैरिंग अमाउंट लिखवाएंगे, या डिस्पोजल की प्रोसीड्स लिखवाएंगे? 30 की एंट्री बोलना है। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। 30 नहीं सॉरी 3 जो बेचा जिसपे उसकी एंट्री क्या है? कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, प्लीज एंट्री सी की गेम। कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 2.5 का डिसाइड हुआ था, तो 2.5 की डबल एंट्री बोलने की कोशिश करें। डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, तो एसेट में कौन सी फिगर आनी है? 2.5 या 3? और गेन कहाँ कैलकुलेट होना? डिस्पोजल अकाउंट में। इट इज नथिंग टू डू विद दिस फिक्स्ड एसेट अकाउंट। देख ले, तसल्ली से देख ले, इन चीजों में मिस्टेक नहीं अफोर्ड कर सकते। एनी कंफ्यूजन इन दिस 2.5? Then what should be the carried down balance? 67.5. X पॉइंट भी सब बनाया जाएगा। ब्रॉट डाउन टैक्स बेस 55, नो एडिशन होती तो डेबिट होती। डेप्रिसिएशन 6, डिस्पोजल सोच रहे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स टैक्स बेस ऑफ डिस्पोजल अनडिसाइडेड। बैलेंस करें ये 47 पूरा। तो कैरिंग अमाउंट का मीनिंग है कि हमने CD निकालना है, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से CD लिखे फिक्स। तो ये लेजर्स बनेंगे जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी। डिफरेंस ले लें, चलो इसको खत्म करना। ये 20.5 के अगेंस्ट खुद से फैसला करेंगे क्या बनेगा 20.5 के अगेंस्ट? फाइनल डिसीजन है सर। डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी? डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी क्यों? चलिए ठीक है, कम से कम ये ठीक है, लेकिन फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन अभी भी कम है, जिससे टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। आगे लिखा ग्रेजुएटी पेबल का सोचे नहीं, बना मैंने दो बना लिए हमने। ग्रेजुएटी पेबल का कौन सा बैलेंस यहाँ अपीयर होगा? कौन सा क्लोजिंग सर? 10 का क्लोजिंग कितना है? 3.9। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेजुएटी पेबल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
एक्रूअल बेसिस पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डन जीरो। 3.9 का डिफरेंस फाइनल करें। 3.9 एसेट लायबिलिटी एएल नहीं, आप पूरा बोल सकते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कह रहा हूं। डेबिट टैक्स लायबिलिटी क्यों ऐसे लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस आता है। ठीक है चलो, यही ठीक है, कम से कम यही ठीक है। क्या ये 3.9 मिलियन फ्यूचर में अलाउ हो जाएगा पर टैक्स सेविंग हो जाएगी? अलाउंस अलाउंस का कौन सा बैलेंस अपीयर होगा? कौन सा? दूसरे साल का क्लोजिंग कितना है? 5। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अलाउंस बना हुआ है? बना हुआ है, कुछ तो बना हुआ है। क्यों नहीं बना हुआ? वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। इस डिफरेंस का क्या होना फ्यूचर में? कैसे? नहीं, पे नहीं होगा, ये अलाउ होगा। ये 5 जब अलाउ होगा तो टैक्स सेविंग। इस पे क्या बनेगा? ऐसे एनी कंफ्यूजन? खुद से डिसीजन लें, मल्टीप्लाई बाय रेट। बताएं फाइनली क्या आंसर आ रहा है, किस चीज का क्या आंसर आ रहा है? नेट डिफरेंसेस आ रहे हैं, नेट डिफरेंसेस 11.6। 11.6 नेट डिफरेंस किसका बच रहा है? अभी भी लायबिलिटी का बच रहा है, लेकिन रेट लगा 4.06। So it is closing balance of deferred tax liability as on 31st December 2010. Any confusion anywhere? क्या है सर, यहाँ दी हुई है सर। सर ये नहीं दी होगी तो निकाल देंगे सर, ये क्या बात है, ये क्या सवाल है? अगर एग्जामिनर ने ना दी और जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह बिना पंगा लेंगे। क्या हमें चाहिए होगी? इंशाल्लाह, बस क्या पता। क्या ये आखिरी सवाल है? ये तो भी पहला भी नहीं खा ले सकते, ये तो वैसे ही मैंने बनाया थोड़ा। जी सर, हमें क्या चाहिए फॉर द ईयर? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर बनाए 2010 के एंगल से। ब्रॉड डाउन सर। ब्रॉड डाउन कहां से आ गया? वो तो फॉर द ईयर था यार। क्या वही क्लोजिंग भी था सर? उठाएंगे ओपनिंग। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2010? 855। जनरेट करें। ये जो 4.06 निकाला, ये क्या निकला है? एक क्लोजिंग निकला, कहाँ लिखूं? कहाँ कहाँ? डेबिट साइड ऑफ द लेजर एज ए क्लोजिंग बैलेंस। लेजर बैलेंस कर दे, गौर से देख के बैलेंस कीजिएगा, डिफरेंस उलट आ रहा है। लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है कम हो रही है? हमें क्या पता, कि हमें कैसे पता चलेगा? हमें नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब कुछ नजर आ रहा है। ओपनिंग ज्यादा है, क्लोजिंग कम है। क्या ड्यूरिंग द ईयर लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है? कितने से रिड्यूस हो गई है? लिखे उस तरफ जिस तरफ आना है, रेफरेंस लिखें 4.795। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस लिख के डबल एंट्री लिखें, बोल रहे डेबिट लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट बाय 4.75। प्लेस करें फिगर। कहाँ जाएंगे अब आप, कहाँ जाएंगे? अपनी वर्किंग में जाएं, प्लीज खुद से लिखें। एंट्री बोल के करेंगे तो बात खत्म हो जाएगी, वरना फंसेंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट है, एक्सपेंस क्रेडिट है 4.06। 4.06 कैलकुलेट भाई यार, कम मान रही अपनी वर्किंग देख ले। वो क्या है और हम क्या लिख रहे हैं?
वो लाइबिलिटी है और हमें फॉर द ईयर चाहिए। क्या लिखूं सर? 4.9795, लेकिन एक्सपेंस क्रेडिट है। क्या ये नेट ऑफ करना है करंट टैक्स से? तो पॉजिटिव लिख के नेट ऑफ होगा। एक्सपेंस क्रेडिट है, ये फाइल कर 21 और नेट 29, करंट टैक्स ज्यादा है इसकी ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। और फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 30 है। पेमेंट होती है करंट टैक्स से, और जब करंट टैक्स पे होगा तो हमारा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 4.795 एक्स्ट्रा पे हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमने एंट्री की थी डेफर्ड टैक्स की, अब उसे उलट हो जाना चाहिए। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो गया है अप टू द एक्सटेंट ऑफ 4.795, और देयरफॉर अब इस एक्सपेंस को रिवर्स होना चाहिए। हम ये एक्सपेंस पिछले साल लिख चुके हैं, उसमें से इतना अगर रिवर्स हो रहा है तो फिर इसका ऑपोजिट इफेक्ट आ रहा है। पेमेंट करंट टैक्स की करनी है, लेकिन करंट टैक्स जब एक्स्ट्रा पे होगा तो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है सर जी, एनी अदर क्वेश्चन? ये नोट कर लिया सर? अब यकीनन बड़ा किसी ने अगर इनकम प्रॉफिट के कंपेयर करके वर्किंग की होगी, सबकी फिगर यही है, उनमें कोई बहस नहीं है। वो भी है, ये भी है, लेकिन ये क्यों है एक आध दिन बाद आपको पता चल जाना कि वो क्या है और ये क्या। तो अब आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद छोटी सी एक और डिस्कशन बीच में शामिल करना, मैंने एक और कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करना। जो मैंने बातें की हैं इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा, सवाल इसके कि वो भी है। पेज नंबर 79 पर आपने आना है और काउंटिंग स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई, 4 ऊपर है और 4 नीचे है। ऊपर जो 4 लिखी हुई उनकी हेडिंग है टैक्स बेस ऑफ एन एसेट, मिली। और इसके बाद नीचे जो एग्जांपल्स लिखी हुई है उनकी हेडिंग क्या है? थोड़ी सी हमने जरा डिस्कशन अभी एंगल से करनी है कि डिफरेंट सिनेरियोज में टैक्स बेसिस कैसे कैलकुलेट होते हैं। टैक्स बेस कहते हैं किसको? आपने आसान लफ्जों में बताया। इन पॉइंट्स को पढ़ते हुए मैं बहुत सी एक्स्ट्रा बातें करूंगा जिसको आपने एंट्रीज के हवाले से अगर साथ साथ लिखना हो तो लिख लीजिएगा, और जो मैं कुछ चीजें साथ लिखूंगा वो फिर पेज के नीचे आपके पास जगह भी है, वहां लिखते रहिएगा। नीचे एक टेबल बनना है जो स्पेस नीचे आपके पास है पेज नंबर 79 पे। तो मेरी जो बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ पहले समझने पर फोकस करें, बाद में उसको लिखना कैसे वो भी इंशाल्लाह करते हैं। ये टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक बैलेंस शीट सोची जाए तो वो टैक्स बेस पे होती है। मैंने अभी तक आपके सामने ये बात रखी है। देन सर आगे एग्जांपल नंबर 1 मैं मिक्स करके एग्जांपल्स ये कराऊंगा टैक्स बेसिस ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी। तो मेरे साथ साथ रहिएगा, मैं पॉइंट नंबर्स बोलूंगा, जहां जहां मैं कहूंगा करने में साथ साथ रहिएगा। सबसे पहले एक आसान सी बात करने टैक्स बेस ऑफ एन एसेट में एग्जांपल नंबर 1 पढ़े। मशीन कॉस्ट 100, फिगर्स के एंगल से बड़े बिल्कुल एक सिंपल से डाटा। हमारा फोकस है कि इंग्लिश पढ़ के उसे सही सोचा जा सके। फॉर टैक्स पर्पसेस depreciation of 30 has already been deducted in the current and prior periods, and the remaining cost will be deductible in future periods either as depreciation or through a deduction of disposal. दोबारा ये सेंटेंस रिपीट करें, बताइए है क्या ये 30 क्या है? फॉर टैक्स पर्पसेस 30 क्या है? सिर्फ टैक्स डेप्रिसिएशन अगर आप वर्ड लगाएंगे तो गलत है। ये क्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन, क्या इसमें पिछले सालों की भी है? और क्या बाकी कॉस्ट जो है वो फ्यूचर में टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगी? सर हो जाएगी सर। कितनी अलाउ हो चुकी है? तो व्हाट इज 100 कॉस्ट, व्हाट इज 30 accumulated tax depreciation, तो व्हाट शुड बी टैक्स बेस 70। एंड में इनके आंसर्स बने हुए हैं, लेकिन बायस ना हो जाएगा, ये आंसर्स गलत भी हैं शायद एक दो जगह। पहला ठीक है,
पहली बात तो आई होप काफी दफा रिपीट हो चुकी है। चलो पॉइंट नंबर 2, गेम ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। बस यही रुको। वो कौन सी डबल एंट्री हुई होगी जिस डबल एंट्री के बाद ये इंटरेस्ट रिसीवेबल हमारी बैलेंस शीट में पहुंच गया। ये एंट्री लिखनी है आपने कहीं तरह, देखिए राइट लेफ्ट साइड पे, नीचे नहीं, ये देखिए राइट लेफ्ट साइड पे छोटी छोटी स्पेस बना, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। क्या अक्रूवल बेसिस पे हमने इनकम बना ली? क्या अक्रूवल बेसिस पे हमने इनकम बना ली है? क्या उसके अगेंस्ट अभी जो पैसे नहीं मिले वो बैलेंस शीट में होने चाहिए एज अ रिसीवेबल? ये लिखिए एंट्री, अगली लाइन पर, द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू has been taxed, has been taxed। वो एक ही बात होती है, has been और will be एक ही होती है, डिफरेंट होती है। क्या लिखा हुआ? तो मैंने गलत बोला, जो लिखा उसको अंडरलाइन कर, will be taxed on cash basis। जब कैश मिल नहीं गया वो कहता है will be taxed। कैश अभी फ्यूचर में आना, मेरा तो कल आ चुका है। मेरे ख्यालात सुने, फर्स्ट सेंटेंस से 12 कहां से आपको कंफर्म है कि पैसे नहीं आए? नहीं जी सर, ये भी बात में है पीछे इंटरेस्ट रिसीवेबल भी तो, अगर पैसे आ गए होते तो रिसीवेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अकाउंटिंग में पैसे ना आए, अकाउंटिंग में पैसे ना आए हो और टैक्स में आ गए। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैश नहीं आया और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। अगर कोई मेरे जैसा ऐसा नौजवान, सॉरी मैं तो बुरा, अगर आप में से कोई मेरे जैसा नौजवान है तो ये कम से कम बात ज़हन से निकाल दीजिए, पैसे अगर आएंगे तो अकाउंटिंग में भी आएंगे और टैक्स में। दोबारा क्लियर कर लें, क्या पैसे अभी नहीं आए? क्या पैसे ना आने के बावजूद हमने अकाउंटिंग में इनकम बना दी है? ये इनकम बनाने का कौन सा तरीका है? हमने तो अक्रूवल बेसिस पे एंट्री कर दी। टैक्स वाले इस पे टैक्स कब लेंगे? जब कैश आएगा। तो उन्होंने अभी क्या एंट्री की है? अभी इन्होंने एंट्री क्यों नहीं की है? अभी पैसे ही है, वो कब तक का वेट कर रहे हैं? जब पैसे आएंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, हम इनकम नहीं बनाएंगे। हम कैश के बाद मिलने से अपना रिसीवेबल खत्म करेंगे और वो कैश मिलने पे क्या एंट्री बनाएंगे करेंगे? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, वो उस वक्त इनकम बनाएंगे। तो क्या इस इनकम पे हमें फ्यूचर में भी टैक्स देना है? क्या डिफरेंस मौजूद है? क्या अकाउंटिंग में एक्रूवल बेसिस है? क्या टैक्स में कैश बेसिस है? क्या हमारी बैलेंस शीट में रिसीवेबल आ रहा है और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? पहले एक छोटी सी बात ये हुई थी कि अगर अकाउंटिंग कैश बेसिस पे हो तो रिसीवेबल्स और पेएबल्स की स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो हमारी रिसीवेबल की स्टोरी क्यों है? हमने एक्रूवल बेसिस पे एंट्री की है, उन्होंने एक्रूवल बेसिस पे एंट्री करनी ही नहीं। वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? कैश आएगा तो टैक्स ले लेंगे। तो टैक्स पॉइंट व्यू से बैलेंस शीट जहन में बना लें। इंटरेस्ट रिसीवेबल नजर आ रहा है? क्यों नहीं नजर आ रहा? उनकी एंट्री नहीं की, उन्होंने एंट्री क्यों नहीं की? उनके लिए ये इनकम है ही कैश बेसिस पे। एक छोटी सी चीज और भी करनी, दोबारा से मेरी कॉल कर लें, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पहले हमने सवाल का ट्रीटमेंट ढूंढना है, अकाउंटिंग टैक्स ट्रीटमेंट। और अगर एक टैक्स ट्रीटमेंट गिवन है किसी जगह तो हमने वो पेजेस पे नहीं पहुंचना,
उस 70 नंबर पेज में कब जाना है? जब ट्रीटमेंट बताया ना हो। तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं डिसीजन लेते हुए, इस टैक्स ट्रीटमेंट का पढ़ रहे हैं। किस टैक्स ट्रीटमेंट का पढ़ रहे हैं? तो जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इस इनकम पे टैक्स कैश बेसिस पे। तो वो 70 नंबर पेज कब जहन में आना चाहिए? जब टैक्स ट्रीटमेंट अवेलेबल था। इन चीजों को मिक्सअप नहीं होना चाहिए, सही याद रहनी चाहिए। देन सर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट नंबर 2 की वजह से, पॉइंट नंबर 2 के अगेंस्ट कैरिंग अमाउंट आ रही है, टैक्स बेस बताएं 0 है, डिफरेंस 100 है, तो टैक्स बेस तो अल्हम्दुलिल्लाह निल है। लेकिन बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाएं, आप जरा सोच के बताएंगे कि इस डिफरेंस को जब रेट लगेगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, लायबिलिटी बनेगा? रट्टा नहीं, पहले लॉजिकली सोचो। एकदम रट्टा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रट्टा सही है, लेकिन अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि वो रट्टे में शदीद मसला है। तो लॉजिकली डिस्कस करने का मकसद ये है कि पहले हम लॉजिकली सोच लें। इस 100 में सोचे एसेट बनना है, लायबिलिटी बननी है। ये पता कैसे चलता है एसेट बनना है, लायबिलिटी बननी है? अगर फ्यूचर में टैक्स ज्यादा देना है तो लायबिलिटी है, और अगर कम देना है तो एसेट है। हिम्मत किया, अगर ज्यादा देना है तो क्या है, और अगर कम देना है तो आए सोच के देखते हैं। क्या हमने 100 को इनकम बना दिया, और क्या टैक्स वाले फ्यूचर में इनकम बना लेंगे? तो इनकम बना लेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। क्या इसने फ्यूचर में इनकम बनना है तो क्या टैक्स इस पे देना पड़ना है? इस पे क्या बनना चाहिए? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रेट से मल्टीप्लाई करके। अब ये मैं एक टेबल बनाना शुरू कर रहा हूँ, ये आपने अपने पेज के नीचे बनाना है, लेकिन जब मैं पूरा कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कितनी स्पेस आपको चाहिए। तो मैं इन सारी वेरिएबल्स को इस टेबल फॉर्म में लिखूंगा, तो आपने बाद में इसको प्लीज नोट करना है, लेकिन काइंडली मेरी बात जरा पूरी हो जाए। एनी कंफ्यूजन इन दिस पॉइंट नंबर 2? अब एक सेकंड के लिए नीचे वाले एग्जांपल्स में है, आप पॉइंट नंबर 1 पढ़ें। बेस ऑफ लायबिलिटी हेडिंग कटे सर, शुरू करें और सर शुरू करें सर। करंट लायबिलिटी इंक्लूड accrued expenses with a carrying amount of 100। अकाउंटिंग एंट्री पर जहां आप महसूस करें कि अकाउंटिंग एंट्री लिखने वाली है, जरूर लिखें। हो सकता है लिखने की जरूरत ना आपको महसूस हो, लेकिन अगर महसूस करें तो कहिए साथ साथ लिखें। एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट। मेरा सवाल ये है कि एक एक्सपेंस लायबिलिटीज में कैसे पहुंच गई? एक्सपेंस लायबिलिटीज में नहीं है, अक्रूड एक्सपेंस मींस पेबल लायबिलिटीज। एक्सपेंस लायबिलिटीज में एक्सपेंस की पेबल की अमाउंट लायबिलिटीज में। तो क्या हमने एक्रूअल बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया? अगली लाइन बढ़ो। The related expense will be underline करना, will be deducted। डिडक्टेड वर्ड किसके लिए होता है, और टैक्सेबल वर्ड किसके लिए होता है? ऊपर लिखा हुआ था, ढूंढने का ऊपर जाकर विल बी टैक्स्ड, ऊपर पॉइंट नंबर 2 आया था, उस पे टैक्स होना है कैश बेसिस पे, टैक्स उस इनकम ने टैक्स होना है, और इस एक्सपेंस ने क्या होना है, डिडक्ट होना है, लेस होना है ये हो गया है। कब होना है? फ्यूचर में कब होना है? जब कैश आएगा, जब कैश जाएगा। एक्सपेंसेस पे कैश जाना, जब कैश जाएगा तो ये खर्चा अलाउ होगा। तो क्या वंस अगेन हमने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्रूअल बेसिस पे एंट्री की, और क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैश बेसिस पे एक्सपेंस अलाउ होना है? व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री? एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट। पेबल रिकॉर्ड होने से बैलेंस शीट में आ गया। व्हाट शुड बी द अकाउंट, व्हाट इज द टैक्स एंट्री अगेंस्ट दिस पॉइंट? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, वो होगी। फिलहाल टैक्स वाले ने एंट्री की है, उन्होंने क्यों नहीं की? वो किस दिन के वेट में लगे हुए हैं। हम जब पैसे देंगे तो एंट्री क्या करेंगे? बोलिए बोलिए सर जी बोलिए। हम एंट्री करेंगे पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, और वो क्या करेंगे, वो एक्सपेंस डेबिट करेंगे। क्या ये अमाउंट फ्यूचर में अलाउ हो जाएगी? क्या डिफरेंस मौजूद है? क्यों मौजूद है, मेरे से सुने। अकाउंटिंग में एक्रूअल बेसिस है, और टैक्स में कैश बेसिस होने की वजह से नो पेबल, डिफरेंस मौजूद है,
आप सीन है इस डिफरेंस के अगेंस्ट लायबिलिटी क्यों नहीं मेरा तो इस डिफरेंस में लायबिलिटी तो बननी है यार। क्या इस डिफरेंस से फ्यूचर में कोई टैक्स सेविंग एक्सपेक्टेड है? क्यों टैक्स सेविंग? इसलिए एक्सपेंस अलाउ होना है कैश बेसिस, इस पे एसेट बनना चाहिए लायबिलिटी इनटू रेट करके, इस पे डेबिट टैक्स एसेट बनना। एनी क्वेश्चन या स्टूडेंट्स क्लियर? बस ऑप्शनल है, समझ लीजिएगा इस बहस को कि आपस में लगे हुए हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। आप जहां भी हैं आप भी इस गेम का हिस्सा है, जिसे मान लो टाइम है जी। ऊपर वापस आ गए एग्जांपल ऑफ एसेट्स में, टैक्स बेस ऑफ एसेट में, और नंबर 3 बने ट्रेड रिसीवेबल एज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। ट्रेड रिसीवेबल अगर मैं ये कहूँ सिंपली अनदर नेम फॉर डेटर्स, बात ठीक है? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, अगर आप लिखना चाहें जरूर। क्या हम इनकम बना सकते इस बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस पर, इसलिए हमारा रिसीवेबल बैलेंस शीट में आ रहा है। क्या पैसे मिलने आगे चलो, द रिलेटेड रेवेन्यू has already been underlined, has already been included in taxable profits। ट्रांसलेशन करें इस सेंटेंस की, सेकंड सेंटेंस की, नहीं वो ट्रांसलेशन नहीं है, वो उसका काउंटिंग सेंस है। सिंपल ट्रांसलेशन, हैज बीन इंक्लूडेड, क्या ये 100 टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकम में आ गया है, हो चुका है, हैज बीन आ चुका है। तो क्या हम इनकम बना चुके हैं? तो क्या टैक्स वाले भी इनकम बना चुके हैं? भी इनकम बना चुके हैं। तो वंस अगेन मेरा ख्याल है कि काउंटिंग में तो पैसे आए नहीं, तो हमने एक्रूवल बेसिस पे इनकम बना दी है। टैक्स में पैसे आ गए होंगे, इसलिए उन्होंने कैश बेसिस पे इनकम बना दी। ये वाली बात जो मैं कर रहा हूँ इसको प्लीज अगर जहन में नजदीक भी आती है उसको फौरन उठा के बाहर फेंक। क्या कि अगर पैसे आएंगे तो अकाउंटिंग में भी आएंगे और टैक्स में भी आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो दोनों में नहीं आएंगे। तो बात पड़े, क्या हमने भी इनकम बना दी है और उन्होंने भी बना दी है? अब हमने तो पैसे आने से पहले एक्रूवल बेसिस पे बनाई, तो उन्होंने इनकम फिर कैसे बना दी? क्या उन्होंने इनकम क्रेडिट कर ली है? कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, कहाँ कहाँ भजन, कहाँ 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 कहाँ, वही वही इनकम में उन्होंने ले ली है उसे। तो उन्होंने फिर डबल एंट्री कैसे बैलेंस की है? कैश डेबिट कर, कैश आया नहीं तो उन्होंने फिर एंट्री कैसे कर ली? तो क्या ये वर्ड्स ये बताते हैं कि वहां भी एक्रूवल बेसिस पे इनकम बनी? पैसे आए नहीं, हमने भी इनकम बनाई। पैसे आए नहीं, उन्होंने भी इनकम बना ली है। तो क्या एक्रूवल बेसिस पे दोनों ने इनकम बना ली है? तो टैक्स में तो कैश बेसिस होता है, होता होगा, पहली बात होता होगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखा, नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन। टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ना है सवाल का, लेकिन इस केस में डिफरेंस है भी नहीं। पेज नंबर 70 पे जाए और पॉइंट नंबर 6 होगा, जो बिजनेस का नॉर्मल रेवेन्यू है वो एक्रूवल बेसिस पे ही, जरा ढूंढिएगा 6 है 7। तो इसमें डिफरेंस है भी नहीं, लेकिन वहां जाने की जरूरत भी नहीं। वापिस इधर आ जाए, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, फोकस उस पे। यहाँ डिफरेंस है भी नहीं, ये नॉर्मल बिजनेस का जो रेवेन्यू है दोनों में एक्रूवल बेसिस पे ही रिकॉर्ड होता है वहां भी, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे ही ले गया हूँ इसलिए कि वहां जाना नहीं। वापस आना, वापस कहाँ आ जाए, इस लाइन के अंदर आ जाए। इस लाइन के अंदर क्या मिला, हमें एक टैक्स स्टेटमेंट मिला है, क्या मिला, हैज ऑलरेडी बीन, और फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्ड से क्या पता चला कि अभी पैसे रिसीवेबल है। तो क्या रिसीवेबल बेसिस पे इनकम बन गई? कहाँ, अकाउंटिंग में भी और टैक्स में भी। फ्यूचर में क्या होना इसका, मतलब इस अमाउंट का 100 का फ्यूचर में क्या होना? क्या जो होना था वो हो गया, तो ना फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना ना कम देना है, तो इस पे कोई डेफर्ड टैक्स नहीं होना चाहिए। इट मींस क्या, इस पे डिफरेंस ही नहीं है।
क्या डिफरेंस है ही नहीं? क्यों डिफरेंस नहीं है? क्योंकि ट्रीटमेंट सेम है। ये भाई ने बात की है, क्या ट्रीटमेंट सेम है? दोनों में एक्रूअल है यार, डिफरेंस ही नहीं है तो फिर डेफर्ड टैक्स एसेट भी नहीं है। अच्छा ये सबको पता चलता था कि मैं कभी 100 लिख रहा हूँ तो फिर नीचे ऐसे ऊपर 100 कैसे है? नहीं 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100। नहीं ये खतरनाक बात है, मेरे को हमेशा तो वही है ना, मेरे को अचानक याद है पिछले कुछ सालों में कभी हुई। और अभी ये मैंने 100 लिख के फिर ये तो 200 बनता है डिफरेंस ही। आई होप कि आप में से ऐसा नहीं, तो इसमें बड़ा डिफरेंस ही नहीं है। क्या मैं कह सकता हूँ काउंटिंग और टैक्स स्टेटमेंट सेम? तो अगर डिफरेंस है ही नहीं काउंटिंग और टैक्स स्टेटमेंट में, तो ना करंट टैक्स और ना डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करते हुए कोई एडजस्टमेंट है। करंट टैक्स रिवाइज करना, अकाउंटिंग प्रॉफिट है ना, इसी स्टोरी में अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्या उस अकाउंटिंग प्रॉफिट में ये 100 होगा? क्या ये 100 उस अकाउंटिंग प्रॉफिट में इनकम के तौर पे होगा? तो आपने करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए प्लस किया होगा या माइनस? आपने कुछ नहीं किया होगा। ये 100 मौजूद है और मौजूद ही होना चाहिए, ना ऐड करेंगे ना लेस करेंगे। क्यों? ट्रीटमेंट ही सेम है, ट्रीटमेंट ही सेम है, ट्रीटमेंट ही सेम है। तो प्लस माइनस कब करना पड़ता है? जब कोई डिफरेंस हो, हमारी भी इनकम, टैक्स वालों की भी इनकम। नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट आइदर इन वर्किंग ऑफ करंट टैक्स नॉर इन वर्किंग ऑफ डेफर्ड टैक्स। आंसर? So no difference means no asset, no liability according to the deferred tax base. Any confusion? नीचे वाले एग्जांपल्स में पहले नंबर 3 का नीचे वाला लायबिलिटीज में नंबर 3, current liability include accrued expense with a carrying amount of 100. The related expense has already been underlined. ये आपके इंक्लूड कर बैठे, खुद सोचें, बताएं व्हाट इज कैरिंग अमाउंट 100। सोचें, रिलैक्स होकर सोचें, बताएं व्हाट इज टैक्स बेस। जी जी सब, क्या टैक्स वालों ने भी एक्सपेंस बना दिया? क्या एंट्री की है टैक्स वालों ने? पैसे चले गए टैक्स में, हम कैसे, हमें क्या पता कि पैसे गए नहीं? हमें पता है, हमें पता है, कहां से पता है कि हमें पैसे नहीं गए? अक्रूड एक्सपेंस लिखा हुआ, तो क्या पेबल बेसिस पे एक्सपेंस बना दिया उन्होंने? तो क्या एंट्री की उन्होंने? अब मैं टैक्स बेस के कॉलम में जो 100 लिख रहा हूँ, ये पेबल वाला लिख रहा हूँ या एक्सपेंस वाला लिख रहा हूँ? ये पेबल वाला लिख रहा हूँ, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, एक्सपेंस भी डेबिट हुआ, लेकिन बैलेंस शीट बनाते हुए कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेसिस के एंगल से, पेबल के एंगल से मैंने फिगर। तो ये डिफरेंस क्यों नहीं है? और अगर डिफरेंस नहीं है तो डेफर्ड टैक्स भी नहीं, और करंट टैक्स में भी क्यों ही एडजस्टमेंट करने की जरूरत क्यों नहीं है? नहीं क्यों नहीं है? मसलन अकाउंटिंग प्रॉफिट में हमने लेस कर लिया होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट में हमने इस 100 को लेस कर लिया होगा, तो हमें उसे ऐड बैक करने की जरूरत क्यों नहीं है? वो भी डिडक्टेबल है, हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेबल है। तो नो एडजस्टमेंट इन अदर अकाउंटिंग और टैक्स, in no adjustment in either current tax working and in deferred tax working। ये ठीक है जी, बड़ा क्लियर है सारा। तो कैरिंग ऑन टैक्स बेस का मीनिंग आप ध्यान में रखना आपने, व्हाट इज द मीनिंग कैरिंग ऑन? एसेट और लायबिलिटी की वो फिगर जो बैलेंस शीट में आती है, और टैक्स बेस भी क्या है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कैरिंग अमाउंट है, और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो टैक्स बेस। ये नहीं कंफ्यूज पॉइंट। अब आ जाए लायबिलिटीज में ही पॉइंट नंबर 2 पे, और ये थोड़ा सा जरा टफ है सोचने के एंगल से, लेकिन पता आपको है कहा हूं मैं? लायबिलिटीज का सेकंड। Current liabilities include interest revenue received in advance। इसकी आपको एंट्रीज कहीं लिखनी चाहिए, कहीं रजिस्टर में लिखनी, नीचे ना लिखिए कि नीचे मैंने ये जो वर्किंग्स लिखी वो लिखिए, या पेज के ऊपर लिखो, पेज के ऊपर चलो। Current liabilities include interest revenue received in advance
with a carrying amount of 100. Accounting entry बोले कैश डेबिट and an income, सही है कैश डेबिट and an income and an rent income credit, sorry interest income. क्या ये एंट्री हो चुकी है? क्या हमने कैश जो मिला है उसे एक लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड किया है? क्या हम इस लायबिलिटी को इनकम में कभी कन्वर्ट करेंगे? कब करेंगे सर? जब ये इनकम अर्न हो जाएगी तो हमारी एक अकाउंटिंग एंट्री फ्यूचर में क्या होनी है? अनएंड इंटरेस्ट इनकम, सॉरी डेबिट, और इंटरेस्ट इनकम में भी हमारे पॉइंट बेसिस ने फ्यूचर में बनना। तो वंस अगेन क्या मैं कह सकता हूँ ये देख के यहाँ तक कि हमारी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे ही जब पैसे आए हैं और कमाई नहीं है तो हम लायबिलिटी बना रहे हैं। हम इन पैसों को इनकम तभी बनाएंगे जब कमा लेंगे अक्रूवल बेसिस पे। तो पैसे आने से इनकम नहीं है, पैसे कमाने से इनकम। तो एडवांस में अगर आगे तो आपकी लायबिलिटी बन रही है। क्लियर है सर? अगला सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। The related interest revenue, underline words, was taxed on cash basis. ये सेंटेंस मेरा ख्याल है गलत है। और सर जी पैसे आए ही नहीं है, कहाँ लिखा पैसे आ गए? कहाँ 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 बजेंगे? कहाँ कहाँ? नो नो एडवांस नहीं, भाई ने सही लफ्ज बोला है, रिसीव लिखा हुआ। एडवांस बाद में लिखा हुआ ना, मीन एडवांस। रिसीव का क्या मतलब? रिसीवेबल का क्या मतलब है? मिलना, मिलेगा, रिसीवेबल है, रिसीव्ड है। क्या ये कंफर्म है कि पैसे आ गए? अब दोबारा पढ़े सेंटेंस। क्या पैसे आते ही उन्होंने इन पैसों पर टैक्स ले लिया? अब टैक्स आप लायबिलिटी पे देते हैं या इनकम पे देते हैं? सोच लें। इनकम पे टैक्स देते हैं और एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं। तो क्या इस पे कैश बेसिस पे, इस अमाउंट को कैश बेसिस पे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम बनाया जा चुका है? वॉज टैक्स, दोबारा ढूंढने वर्ड्स। क्या पैसे आते ही इनकम बन चुकी है? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बोलेंगे, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करें। ये पहली एंट्री क्या थी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मींस इसके एंट्री के साथ अगर आईएफआरएस लिखा जा सके या स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लिखा जा सके। और जो मैं दूसरी एंट्री आपके सामने लिख रहा हूँ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एंट्री हो चुकी है क्या? कैश डेबिट, कैश डेबिट है इन तो सारा ये खेल डेबिट क्रेडिट के अंदर ही है। सर अब इन एंट्रीज को देख के अपने जेहन में जब बना करना तो मैं वही करने लगा था, वहां पे नहीं दिया चांस दे आखिरी समय अपने जेहन में अकाउंटिंग बैलेंस शीट बना सकते। क्या कैश की कैरिंग अमाउंट आ रही होगी? कैश एसेट है सर, और क्या कैश की टैक्स बेस भी आ रही होगी? तो कैश की हद तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। कैश डेबिट, तो यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। कैश आया दोनों ने डेबिट किया, इसके अगेंस्ट तो डेबिट टैक्स कोई नहीं। दूसरी तरफ आए, हमने एक लायबिलिटी रिकॉर्ड की है इंटरेस्ट रेवेन्यू इंटरेस्ट इनकम के तौर पर।
क्या ये लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में नजर आ रही होगी और उसके अगेंस्ट 100 कैरिंग अमाउंट कहलाएगा, उसके अगेंस्ट 100 की अमाउंट कैरिंग अमाउंट कहलाएगी। अब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट बनाए, क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अर्नड इंटरेस्ट इनकम की लायबिलिटी आपको नजर आ रही है? आपको जो इनकम नजर आ रही है, आपको पता है इनकम की कोई टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट की बहस ही नहीं। ये कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस होती किसकी है? एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो मेरे जरा वर्ड्स थोड़े से शॉर्ट हो जाएंगे, दोबारा ट्राई करूंगा। क्या हमने लायबिलिटी बनाई, एयरफोर्स उसकी कैरिंग अमाउंट है? क्या टैक्स वालों ने लायबिलिटी बनाई है? तो आंसर अगर नो है तो टैक्स बेस है। यकीन उन्होंने क्या बनाया है? उन्होंने इनकम बनाई है। लेकिन इनकम की भी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस होती है। किस किस की होती है? इनकम तो कहाँ गई? इनकम स्टेटमेंट में। हम कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस को कैसे सोच रहे हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज के एंगल से। तो क्या हमने एक लायबिलिटी बनाई है? लेकिन क्या टैक्स वालों ने लायबिलिटी बनाई है? टैक्स वालों ने लायबिलिटी नहीं बनाई तो उनकी टैक्स बेस होगी? सर जी होगी सर, होगी सर, होगी सर। तो इसको कैसे प्लेस करूं अपने टेबल में? एक मिनट, थर्ड में दोबारा लिखना फिर बता दिया। सेकंड, क्या कैरिंग अमाउंट है किसकी? अर्नड इनकम। क्या उसकी टैक्स बेस है? क्या लिखो? 0। लेकिन क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस डेफर्ड टैक्स एसेट है, लायबिलिटी है? एसेट है या लायबिलिटी है? इसको अगर हमने समझना है तो हमें सबसे पहले अपनी ज़हन से घड़ी का टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम उतना है जितना हमें चाहिए। क्या 100 के सामने 0, 100 के सामने 0 और डिफरेंस 100, यहां तक बात क्लियर है सर? नहीं, ये वहां तक। अब मैंने सिर्फ आपके सामने क्या डिस्कस करना है कि ये डिफरेंस है, इस पे एसिड बनता है या लायबिलिटी बनता है। तो इसके लिए थोड़ी सी हम हिम्मत कर लेते हैं। आपको बस ये पता है कि एसिड बनता कब है? कब बनता है? जब टैक्स सेविंग हो। लायबिलिटी कब बनती है? जब एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़े। अब मेरा वर्ड समझना, क्या इस 100 को हम फ्यूचर में इनकम बनाएंगे? बनाएंगे। कब बनाएंगे? एंट्री करेंगे फाइनल इनकम डेबिट एंड इनकम। हम इसे इनकम बनाएंगे। टैक्स वाले भी इनकम बनाएंगे, वो बना चुके हैं, वो नहीं बनाएंगे। अब नेक्स्ट ईयर सोचेगा, क्या हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी? सर हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी? क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम कम होगी? क्या कम टैक्स देना पड़ेगा? क्या टैक्स सेविंग हो जाएगी? लायबिलिटी बनती है, एसेट बनता है? लायबिलिटी बनती है, एसेट बनता है? क्या लिखूं? टैक्स एसेट रेट मल्टीप्लाई करके। दोबारा आ जाए दफा उठते उठते। क्या 100 को हम फ्यूचर में इनकम बनाएंगे? हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे, टैक्स वाले भी इनकम बनाएंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और टैक्सेबल प्रॉफिट कम होने से टैक्स सेविंग हो जाएगी। टैक्स सेविंग रिजल्ट्स इनटू डेफर्ड टैक्स एसेट। रट्टा जहन में लाएं, जल्दी से उठते उठते बैठ के रट्टा जहन में लाएं। रट्टे वाला पॉइंट ढूंढे कौन सा है? एक लाइब्रेरी की बात हो रही है, लाइब्रेरी की बात हो रही है। क्या अर्नड इनकम लाइब्रेरी है? क्या उसकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है? किससे ज्यादा है? क्या बनता है? लॉजिकली क्यों बनता है? क्योंकि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होकर टैक्स सेविंग। ये बहस इंशाल्लाह कल दोबारा से यहीं से शुरू करेंगे। लिखने की कोई जल्दी नहीं, मेरे पास इंशाल्लाह लिखा हुआ सेव। आपने अपने टेस्ट के एंगल से रेडी रहिएगा, जैसे ही मुझे महसूस हो कि हमारे पास टाइम बच गया इंशाल्लाह टेस्ट की तरफ आए। तो आपकी तैयारी हो चुकी है, ये रेफरेंस नंबर 1 थी। अब टेस्ट जो लेना है मैंने वो इंशाल्लाह मैं टाइम ढूंढता हूँ। अल्लाह हाफिज़।